और चलिए बात करते हैं सियासी खबरों की। हारी हुई 14 सीटों पर जीत की रणनीति के लिए भाजपा की बैठक शुरू हो गई है। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी बैठक में शामिल हैं। लोकसभा सीटों की विधानसभा के प्रभारी भी शामिल हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह हारी हुई सीटों पर रणनीति बना रहे हैं और बैठक के बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो महत्वपूर्ण बैठक है भाजपा की, क्योंकि मिशन 80 है और 14 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा के पास लोकसभा की नहीं है और इन्हीं 14 सीटों पर जीत के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा सीटों के विधानसभा के प्रभारी भी शामिल हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह हारी हुई सीटों पर रणनीति बना रहे हैं और इसके बाद दोपहर 1 बजे भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा के लिए ये 14 लोकसभा सीटें अहम क्यों हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 80 में से 64 सीटें जीती। जून 2022 के उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत ली और उसके बाद लोकसभा की सीटें भाजपा की हो गई 66। अब 14 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पर भाजपा को लक्ष्य ये तय कर रखा है भाजपा ने कि हम उसको जीतेंगे। 2019 में अंबेडकर नगर सीट हारी थी भाजपा। 2022 में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट भी भाजपा हार गई। यहां पर चुनौती बहुत कड़ी और बड़ी है भाजपा के लिए। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट काफी अहम है। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा महज 5000 वोटों से हारी थी, इसलिए यहां पर इन्हें थोड़ी सी आसानी लग रही है। 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट पर भी जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, 22000 वोट से भाजपा हारी थी। बिजनौर की लोकसभा सीट 70000 वोटों से भाजपा हारी। संभल लोकसभा सीट में बहुत बड़ी हार हुई थी, 1.5 लाख से ज्यादा का अंतर था जहां पर भाजपा हारी। मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात करें, भाजपा 95,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी और अमरोहा लोकसभा सीट पर भाजपा 75,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी। तो ये पूरी तस्वीर बनी थी और इन्हीं 14 सीटों को जीतने के लिए अब पूरी कवायद चल रही है। और चलिए सीधे रुक करते लखनऊ का शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये जो चुनौतियां हैं इसको निपटने के लिए जो रणनीति बन रही है, कौन कौन से लोग इस मीटिंग में बुलाए गए? अब देखिए, जो 14 लोकसभा सीटें हैं जिनको 2019 के चुनाव में भाजपा नहीं जीत पाई थी, वो हारी हुई सीटें हम कह सकते हैं भाजपा की, उन सीटों के लिए मंथन चल रहा है। देखिए, वैसे तो इन सीटों की जो संख्या है वो 16 थी, लेकिन 2 सीटें बाद में भाजपा जीत गई। अब 14 सीटें बचती हैं जहां पर वर्तमान में भाजपा या उनका सहयोगी दल नहीं है, जिसमें से आप देखिए अगर 10 सीटें जो है वो इस समय बसपा के पास है, 3 सीटें सपा के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है, तो कुल 14 सीटें जो भी भाजपा पास नहीं है। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा संगठन ने खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम भी वहां पर कराए जा रहे हैं और आज की जो बैठक है उसमें इसके ऊपर मंथन भी होगा। मंथन चल रहा है, बल्कि हम आपको बता दें, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है और उस बैठक में इन सभी 14 लोकसभा सीटों के अंतर्गत जो विधानसभा आती है उन विधानसभाओं के जो प्रभारी है, जो संयोजक है, उनको बुलाया गया। लोकसभा के जो प्रभारी है उनको बुलाया गया। इसके अलावा तमाम और पदाधिकारी, लगभग 250 से ऊपर पदाधिकारी यहाँ पर बैठक में मौजूद है। अगर बैठक के संचालन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये लोग इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक को जो नाम दिया गया है, जो मंत्रियों के प्रवास के कार्यक्रम होने हैं, तो लोकसभा चुनाव प्रवास से जुड़ी योजना से जुड़ी बैठक इसको बताया जा रहा है। और वहां पर जो केंद्रीय मंत्रियों के आगे प्रवास चल रहे हैं या जो आगे होने, उनको लेकर भी यहाँ पर पदाधिकारियों से बात की जाएगी कि कब कौन से मंत्री का कहाँ प्रवास है, किस तरह से वहाँ पर चीज़ों को आगे लेके जाना है, किस तरह से 2024 की जो रणनीति है उसको अमली जामा पहनाना है, ताकि इन 14 सीटों को जीता जा सके। वजह मिशन 80 का जो लक्ष्य लेके चली है भाजपा, तो उस मिशन 80 को हासिल करने के लिए भाजपा अपने सारे सीटों को लेकर अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रही है। जैसे इन 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो इनकी स्ट्रैटेजी अलग है। ये सबसे क्योंकि कमजोर है यहाँ पर भाजपा, तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। इसके बाद वो सीटें जो पहले हारे थे लेकिन उपचुनाव में जीत गए, इसके अलावा वो सीटें जो पहली बार ही जीत गए, तो अलग अलग सीटों के हिसाब से वो सीटें जहां पर मार्जिन जो है वो कम था जीत और हार का, तो ऐसे सब सीटों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी। और उसी कड़ी में आज की जो बैठक है वो प्योरली उन सीटों के लिए जो भाजपा नहीं जीत पाई थी, जहां पर अभी कमल नहीं खिला हुआ है, उन सीटों को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। 1 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। वैसे तो ये प्रेस वार्ता जो है, देखिए, वो 9 साल का जो केंद्र सरकार का कार्यकाल है उसको लेकर है, मान जनसंपर्क अभियान को लेकर है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें इस बैठक को लेकर जो आगामी इन 14 लोकसभा सीटों को लेकर प्रवास कार्यक्रम है, इनके ऊपर भी बात होगी और
तमाम बिल्कुल, जानकारियां तो सामने चलिए आएंगी, जो नजरें हम बनाए दर्शकों रखिएगा, तक आपके पास पहुंचाएंगे। फिर से लेकिन आएंगे तो जो ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है होगी। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, महासंपर्क अभियान चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और सपा पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी पर उन्होंने राहुल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व प्लान को लेकर भी प्रहार किया। उन्होंने भाजपा की आज हो रही बैठक पर भी चर्चा की। मौजूदा सांसदों के अधूरे वादों को लेकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। उसने हर जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को 5 फॉर्म भेजे हैं। फॉर्म ऐसा जिसमें 5 तरह की बातें हैं कि मौजूदा सांसद ने काम कुछ किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या वादे किए, और समाजवादी पार्टी लोकसभा की तैयारी में लग चुकी है। समाजवादी पार्टी होने की तैयारी में लग चुकी है। उसकी शुरुआत नगर निकाय चुनाव से हुई है, जिसमें सपा का सुपड़ा साफ हो गया है, और अभी विधान परिषद के चुनाव में भी बड़े वीर बांकुरे बन करके एक अति पिछड़े वर्ग से, एक दलित वर्ग से प्रत्याशी उतार करके कहा कि हम इनको जिता देंगे। जब जिताने का मौका होता है तब उनको अपना परिवार याद आता है, अपनी जाति याद आती है, तब तुष्टीकरण याद आता है, और जब हराने के लिए बलि चढ़ाना होता है तो उनको हमारे इस तरह के अति पिछड़े और दलित वर्ग याद आते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और श्री अखिलेश यादव जी के पास राजनीतिक कोई परिपक्वता नहीं है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक नासमझ हमें विपक्ष का नेता मिला हुआ है। अच्छा, जो सांसदों से कामकाज पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, जो फॉर्म दिया जा रहा है, उस पर क्या जवाब दे पाएंगे? वो हमारे पास इतने जवाब हैं कि शायद उनके पास सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सवाल पूछने के भी तरीके नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार ने जितना काम कर दिया है, उस काम से जनता में जय जयकार हो रही है, और जिस दिन वोट पड़ेंगे और जब वोट पड़ने के बाद गिने जाएंगे तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हो सकता है 1-2 सीटें कम ज़्यादा हो जाए, मैं नहीं कहता हूँ, अन्यथा 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की कमल के फूल की होंगी, भाजपा गठबंधन की। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो उसमें आप मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, उसका उद्घाटन भी होगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की बात करती है, राम की बात करती है चुनाव में, उसने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपने को आगे बढ़ाया। फिर अब समाजवादी पार्टी भी नैमिषारण्य से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है। तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व से परहेज नहीं, हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हो पाएगा। देखिए, इन सब लोगों का हाल वही है कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल है। ये अगर आज हिंदुत्व के रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं या नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थल पर बैठक करने के लिए विवश हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है, और सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों की ये वैचारिक हार है। हम ही सही हैं, वो गलत हैं, और गलत जो है उसको गलत होने की सज़ा मिल गई है। अभी ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता बहुत ही समझदार है। जनता जानती है कि मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के चलने वाले जो ये हैं, इनको जवाब देना है, इनको सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आने देना है। और बड़ी खबर देहरादून से है। केंद्र सरकार का उत्तराखंड को बड़ा झटका। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं पर संकट मंडरा रहा है। केंद्र ने बाह्य सहायतित योजना के लिए 9,900 करोड़ की सीमा तय की। उत्तराखंड की 20,236 करोड़ की 11 योजनाएं पाइपलाइन में हैं, और सीएम धामी पीएम और वित्त मंत्री को लेटर लिखेंगे। उत्तराखंड के मदद जारी रखने की गुहार लगाई जाएगी। तो उत्तराखंड में तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ जो बड़ी आर्थिक मदद मिलती है उसको लेकर एक संकट आ गया है। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं पर संकट आ गया है। केंद्र ने बाह्य सहायतित योजना के लिए 9,900 करोड़ की सीमा तय कर दी है, और इसकी वजह से अब केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से उत्तराखंड को एक बड़ा झटका लग रहा है। हालांकि इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिट्ठी लिखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर, व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1,000 एकड़ ज़मीन
इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर पे बनने से लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, ये जो पूरा मामला है ये क्या है और अब क्या करने जा रही है उत्तराखंड सरकार? बिल्कुल, अब देखिए, केंद्र की उत्तराखंड के लिए जो 10,000 करोड़ की परियोजना पर संकट की बात चल रही है और पहले ये करीब 20,000 करोड़ की 11 विकास की जो परियोजनाएं हैं वो अभी फिलहाल पाइपलाइन में है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से 10,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उस पर संकट गहराने की बात है। और आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने वाह्य सहायता योजना के लिए 9,900 करोड़ की सीमा तय कर दी गई है। यानी अब खर्च ज़्यादा है, लेकिन जो परियोजना का खर्च है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। लेकिन उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री यानी केंद्र वित्त मंत्री से बातचीत की जाएगी, क्योंकि जिस परियोजनाओं का खर्च करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से वो 9,900 करोड़ की सीमा बजट की तय कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी जो परियोजनाएं हैं जो करीब उत्तराखंड में संचालित हो रही है, उत्तराखंड की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, उसको झटका लगने की बात यहाँ देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की 20,236 करोड़ की 11 विकास की परियोजनाएं हैं वो पूरी तरह से अभी पाइपलाइन में लगी हुई है। लेकिन केंद्र का फरमान उत्तराखंड के लिए एक बड़ा झटका यहाँ देखने को मिल सकता है, जिसमें बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड सरकार क्या कदम उठाती है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नशे के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। 200 करोड़ से अधिक का ड्रग्स मिला है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 13 दिन में पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता मिली है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के मित्रा एन्क्लेव सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा में नशे के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। 200 करोड़ से अधिक का ड्रग्स मिला है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 13 दिन में पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता मिली। बीटा 2 थाना क्षेत्र के मित्रा एन्क्लेव सोसाइटी का ये पूरा मामला है। फोड़ किया है। यहाँ पर हम अभी उसी जगह है जहाँ उस रेजिडेंशियल सेक्टर में जो ये ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। ये मित्रा सोसाइटी है। मित्रा सोसाइटी के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर जो है जो विदेशी मूल के जो नागरिक थे वो यहाँ पर रह रहे थे और ड्रग्स बनाने का जो यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा था। ये पूरी पॉश सोसाइटी है। इस पॉश सोसाइटी के अंदर यहाँ पर उन्होंने किराए पर एक मकान लिया हुआ था 3 मंजिला, और इसी फैक्ट्री के अंदर जो है यहाँ पर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। बता दें कि आज से तकरीबन 13 दिन पहले भी 9 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से भी तकरीबन 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी। आज भी पुलिस ने जो कुछ लोगों को, यानी कि बताया जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तकरीबन 150 करोड़ की ड्रग्स और केमिकल बरामद किए गए हैं और उपकरण उनके पास से बरामद किए गए हैं। यहाँ पर बताई जा रही है ये ड्रग्स का जो खेप है ये यहाँ पर नॉलेज पार्क समेत तमाम जो विदेश में भी यहाँ से जो है ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अब से पहले 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हीं की निशानदेही पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है ड्रग्स की जो फैक्ट्री थी वो चल रही थी। गिटरा से रविंदर जैन, ABP गंगा। जो अभियुक्त पहले पकड़े गए थे उनको रिमांड पर लेके गहराई से पूछताछ की गई है। उनकी निशानदेही पर इस कल छापेमारी में इस प्रीमाइस को बीटा 2 में पकड़ा गया है। 3 मंजिला मकान में 2 मंजिलों पर ये फैक्ट्री चलती हुई पाई गई है। यहाँ से लगभग 30 किलो 900 ग्राम बना हुआ प्योरेस्ट MDMA ड्रग रिकवर हुआ है। भारी संख्या में रॉ मटेरियल रिकवर हुआ है। कुछ अर्धनिर्मित ड्रग भी पकड़ा गया है। 3 लोगों को वहाँ से पकड़ा गया है। लगभग 150 करोड़ का ये सामान और बनी हुई ड्रग कल पकड़ी गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।